आपका जो वो रिजल्ट वाला दिन था वो किस तरह से था? मेरा रिजल्ट वाला दिन बहुत ही रोमांचकारी था। घर पे मैंने एक हाथ से एक चिट्ठी लिखी और यूपीएससी सेक्रेटरी को एड्रेस की। मुझे भी नहीं पता था कि किसे एड्रेस करनी है या क्या लिखना है, लेकिन हाथ से एक चिट्ठी लिखी कि ऐसा लगता है कि ये नंबर मेरे नहीं है, क्या कोई व्यवस्था है जिससे मैं इसकी जाँच करा सकूँ, क्रॉस चेक कर सकते। तो मेरी रैंक 270 से 26 हो गई। और सपने जब देखे जाते हैं तो उन्हें पूरा करने का यत्न भी होना चाहिए और पूरा होगा ये विश्वास भी होना चाहिए। तो आपको 6 साल 8 साल की तैयारी बहुत खलती नहीं। तो जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस स्थिति में हैं कि आप छोटे ही सही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। हम यूपीएससी प्रिपरेशन पर आते हैं क्योंकि बहुत सारे हम ऐसे एस्पिरेंट्स से मिलते हैं जो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो उस टाइम पर ऐसी कोई बुक्स जो उन्हें पढ़नी चाहिए, आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन ऐसी? नेक्स्ट मंथ प्रीलिम्स के एग्जाम होने हैं, तो अब 1 महीने का टाइम है एस्पिरेंट्स के पास। तो इस 1 महीने में वो किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना जो मेंटल हेल्थ है उसका किस तरह से ध्यान रख सकते हैं? तो अगर थोड़े तनाव की आवश्यकता है तो उसे थोड़ा ही रहने दें। तनाव को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। इसे एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य और जीवन का पड़ाव समझें, लेकिन इसे जीवन न समझें। आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, आपको मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कुछ और मिलेगा जो शायद इससे बेहतर हो। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको मिल गया इसलिए आप ये बोल पा रहे हैं या ऐसा भाषण दे पा रहे हैं, लेकिन सत्य यही है, प्यार नहीं है पाने में, पा जाने के अरमानों में, और मिल जाती तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाली। तो यात्रा का अपना आनंद है। लक्ष्य तक पहुंच गए तो बहुत अच्छा, लेकिन यात्रा भी कभी कभी बहुत कुछ सिखाती है। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और ये है मिशन यूपीएससी का हमारा नेक्स्ट एपिसोड। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं। ब्यूरोक्रेट के साथ वो राइटर भी हैं और पोएट भी हैं। तो हेलो सर, वेलकम टू स्विच। हेलो, हाउ आर यू? मैं एकदम ठीक हूँ सर, आप बताएं। बिल्कुल ठीक है सर, मैं जब भी जिन भी ब्यूरोक्रेट से मिलती हूँ मेरा एक क्वेश्चन उनसे होता है, व्हाई यूपीएससी, कि कैसे आए यूपीएससी लाइफ में? देखिए, जिस जगह से हम आते हैं कानपुर, और उत्तर प्रदेश और बिहार में सिविल सेवाओं को लेके बहुत ज़्यादा आकर्षण है युवाओं में। और बचपन से ही मुझे जो जितना याद है कि सबसे पहले मुझसे किसी ने पूछा था बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो मैंने जवाब दिया था मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। उस समय मेरी उम्र जो है वो 9-10 साल रही होगी, और इस वजह से मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी क्योंकि मेरे जीजा जी थे, उन्होंने कंपटीशन सक्सेस रिव्यू की कुछ पुरानी प्रतियां मुझे दी थी, और उसके प्रथम पृष्ठ पर अक्सर आईएएस टॉपर्स के चित्र हुआ करते थे। तो मैंने कौतूहलवश पूछा था कि ये कौन है या क्या करते हैं। तो वहीं से आईएएस के बारे में या सिविल सर्विसेज के बारे में मेरा परिचय हुआ, और धीरे धीरे ये परिचय आकर्षण में बदला, आकर्षण सपने में बदला, सपना जुनून में बदला, और ये ईश्वर की कृपा है कि अंततोगत्वा 1999 में मैं भी जो है इस सेवा में चयनित हुआ जी। और आज 26 साल मुझे इस सेवा में पूरे हो चुके हैं। जी बिल्कुल सर। मैं बहुत लोगों से ये जानती हूँ, जब मैं पूछती हूँ कि जो रिजल्ट डे होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब भी हम पूछते हैं लोग, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब रिजल्ट आने वाला होता है तो 3-4 दिन पहले ऐसी अफवाहें शुरू हो जाती कि आज रिजल्ट आ रहा है। पहले तो न्यूज़पेपर में रिजल्ट आया करते थे। तो आपका जो वो रिजल्ट वाला दिन था वो किस तरह से था? मेरा रिजल्ट वाला दिन बहुत ही रोमांचकारी था, क्योंकि जिस वर्ष मेरा चयन हुआ 1999 में, उस समय शायद पहली बार रिजल्ट नेट पे दिया गया था। अच्छा। और उस समय नेट पर रिजल्ट देखने की सुविधा इस तरह से नहीं थी जिस तरह आज है जी। कि आप हर समय कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। पहले हम लोग पीआईबी के जो सेंटर्स होते थे वहाँ जाते थे रिजल्ट देखने। तो मुझे याद है शायद 25 मई 1999 था जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और घर में बैठे हुए थे और एक मित्र आया हुआ था। तो किसी दूसरे मित्र का फ़ोन आया और उसने बताया कि तुम्हारा नहीं हुआ है। ओह। मैंने रिजल्ट देख लिया और तुम्हारा नहीं हुआ है। फिर तो मैं जाकर वापस दोबारा अपने मित्र के पास बैठ गया, और मुझे मेरी माँ पीछे पीछे आई। उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा और भांप गई कि नहीं हुआ। और थोड़ी देर बाद घंटी बजती है कि हुआ तो है लेकिन कहीं नीचे है। अच्छा। तो उसने फिर रिजल्ट हमने भी देखा, और मेरी रैंक 277 थी इनिशियली। बट उसके आगे की कहानी बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो रोमांच वहीं ख़त्म नहीं हुआ। ये था कि जिस ढंग से आप रिज़ल्ट की प्रत्याशा कर रहे थे
उस ढंग से ना आता हुआ किसी दूसरे ढंग से आया था। फिर कुछ समय के बाद चूँकि मेरा चयन स्टेट पुलिस सर्विस में भी हो गया था और उसकी ट्रेनिंग शुरू होनी थी 30 जून से 99 से, तो मैंने कहा कि कुछ महीने के लिए मैं पुलिस की नौकरी करूँगा नहीं, स्टेट पुलिस सर्विस की नौकरी करूँगा नहीं, लेकिन अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या उस तरह के स्ट्रिक्ट रेजिमेंट में जिसमें फिजिकली डिमांडिंग होगा मैं कर सकता हूँ या नहीं। सर्वाइव हो तो 3 महीने की ट्रेनिंग करके फिर मसूरी ट्रेनिंग करने जाएंगे। तो वहाँ पहुँच गए, ट्रेनिंग की, पूरी निष्ठा के साथ ट्रेनिंग की, और कुछ 1 आध महीने के बाद जब मार्कशीट आई तो मार्कशीट में जो मेरा दूसरा ऑप्शनल था, वैकल्पिक विषय था, वो अंग्रेज़ी साहित्य था। उसके दूसरे पेपर में मेरे नंबर जैसा कि उस मार्कशीट में थे 70 थे। अच्छा। बाकी सभी विषयों में और सभी पेपर्स में नंबर्स कंसिस्टेंटली अच्छे थे, लेकिन उसमें नहीं थे, और उसके बावजूद मेरा चयन हुआ था। तो मन में ऐसा ख्याल आया कि ये नंबर मेरे नहीं। अच्छा। और हर रात ये ख्याल आता था कि ये नंबर मेरे नहीं। और मैंने सिर्फ एक पत्र लिखा, मुझे एक दिन की छुट्टी मिली, घर आए तो घर पे मैंने एक हाथ से एक चिट्ठी लिखी और यूपीएससी सेक्रेटरी को एड्रेस की। मुझे भी नहीं पता था कि किसे एड्रेस करनी है या क्या लिखना है, लेकिन हाथ से एक चिट्ठी लिखी कि ऐसा लगता है कि ये नंबर मेरे नहीं है, क्या कोई व्यवस्था है जिससे मैं इसकी जांच करा सकूं, क्रॉस चेक कर सकूं। अब देखिए, मतलब यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं कितनी महत्वपूर्ण होती। एक संस्था है जिसने अपनी रेपुटेशन बनाई है, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, अपनी विश्वसनीयता बनाई है। वो क्यों बनाई है? वो इसलिए कि मेरे एक सामान्य पत्र पर कार्रवाई होती है, उसकी जांच की जाती है, और जब ये पाया जाता है कि यहाँ एक गलती यूपीएससी से हुई थी, वो नंबर वाकई मेरे नहीं थे। अच्छा। और किसी लिपिकीय गलती के कारण, किसी क्लरिकल एरर की वजह से वो शायद किसी और के नंबर मेरे में चढ़ गए थे और मेरे नंबर किसी और में। और फिर वो 176 नंबर थे, वो जब दोबारा वापस मुझे दिए गए तो मेरी रैंक 277 से 26 हो गई। और पहले जो मुझे दूसरी नौकरी मिलती, उसके बाद मुझे ये आईएएस की नौकरी मिली। तो ये ईश्वर, भाई हम बार बार बोलते हैं कि आदमी कुछ भी सोच ले या कुछ भी योजना बना ले, अंततोगत्वा होता वही है जो उसकी इच्छा होती है। इसके बाद फैमिली का रिएक्शन किस तरह से था? क्योंकि फैमिली तो पहले भी खुशी होगी, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब ये पूरा रैंक वाला एपिसोड हुआ उसके बाद उनका रिएक्शन किस तरह से था? अब एक होती है प्रसन्नता, सामान्य प्रसन्नता, और एक होता है आनंदातिरेक। तो जब दूसरी बार हुआ तब हम तो नहीं थे कानपुर में। अच्छा। मेरे पिता थे, और उनको मेरा एक मित्र जो है वो न्यूज़पेपर लेके उनके पास गया था, जिसमें ये कहानी निकली थी कि रिज़ल्ट बदल गया है और मेरी रैंक 26 हो गई। तो जैसा कि पिताजी बताते हैं कि उस समय उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा था, और उन्होंने जहाँ तहाँ न जाने कितने लोगों को फ़ोन करके लोग भी सूचित किया था हाँ। कि ऐसा हो गया है। जी। तो सर, लाइफ कितनी बदल जाती है एक बार यूपीएससी आप क्रैक करते हो, वो भी इस रैंक के साथ, तो लाइफ में एक सडन चेंज आता है, वो किस तरह से होता है? एक परिवर्तन तो ये आता है कि अभी तक आप विद्यार्थी थे, आप एक दूसरे पड़ाव पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, आपने एक सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए यत्न कर रहे थे, अब वो मिल गया। अब मिलने के बाद एक जिम्मेदारियों की एक नई श्रृंखला शुरू होती है कि आपको अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उस तरह के बदलाव करने हैं कि अब आपको लोग अधिक गरिमा के साथ या अधिक अपेक्षाओं के साथ देखेंगे। तो उस स्थान पर पहुंचकर आपको अपने आप को उस परिवर्तन के लिए तैयार करना होता है। फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन, द ट्रांजिशन हैज़ टू बी perhaps reflected in your actions and your behavior and how you conduct yourself. तो उसके बाद आप मसूरी जाते हैं, मसूरी में ऑफिसर ट्रेनी बनते हैं, और फिर आप फील्ड में जाते हैं, 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर आपको ये देखने वाला ये नहीं दिखता, जो जानता है वो तो जानता है कि आप ट्रेनी हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए आप एक आईएएस अधिकारी ही हैं, और आईएएस अधिकारी के साथ जुड़ी हुई जितनी संभावनाएं हैं, जितनी अपेक्षाएं हैं, वो भी आपके साथ जुड़ जाती हैं। तो उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना, प्रोफेशनली तैयार करना,
कि आप का ज्ञान ऐसा हो या आपका आचरण ऐसा हो कि लोग आपके पास आएं तो निराश होकर ना जाएं, क्योंकि लोग आपके पास अपेक्षा के साथ आते हैं। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है सर, सक्सेस की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत लोगों के हिसाब से जो आपने क्वालिफाई किया वो एक सक्सेस थी, लेकिन आपके हिसाब से सक्सेस के क्या मायने हैं? जिस समय मैंने क्वालिफाई किया था या उसके कई वर्षों बाद तक शायद मेरे लिए भी सफलता का यही पैमाना था कि आपने एक सपना देखा है, वो सपना पूरा हो जाता है, आपको अपनी इच्छा का जो करियर है उस करियर में प्रवेश मिल जाता है और आप फिर अपना स्थान बनाते हैं। तो शायद मेरे लिए भी उस समय सफलता का यही मापदंड था। आज मेरे लिए सफलता के मायने दूसरे हैं। सफलता का मायने मेरे लिए तो ये है कि अगर मैं अपने आप को शीशे में देखूं और अपने आप को अपने आप से नज़रें मिला सकूं, अपने आप को देखकर गौरवान्वित महसूस कर सकूं, हृदय में संतोष हो, तो वो सफलता है। और कहीं ना कहीं आपको जीवन के जितने भी पक्ष हैं, एक तो आपका व्यावसायिक पक्ष हो गया, करियर हो गया, दूसरा आपका व्यक्तिगत पक्ष है, जो आपकी व्यक्तिगत संभावनाएं हैं जो उस करियर से इतर हैं, आपने क्या उनको भी रियलाइज करने की कोशिश की। तीसरा आपका घर, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर से ही जीवन जुड़ा हुआ है, घर से आप जुड़े हुए हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके मित्र, उनके साथ आपका संबंध कैसा है। और उसके बाद भी एक संबंध है जो शायद समाज से होता हुआ देश तक जाता है, देश के बाद मानवता और मानवता के ऊपर ईश्वर तक जाता है, आपका उनके साथ संबंध कैसा है। तो जब व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी आयामों को पूरी तरह से आप समझ लेते हैं और उनकी संभावनाओं को विकसित होने देते हैं और वो संभावनाएं एक निश्चित गति प्राप्त कर लेती हैं, एक निश्चित अवस्था प्राप्त कर लेती हैं, तो वो सफलता होती है। सबके अपने अपने मायने अपनी तरह से, क्योंकि मेरे लिए हो सकता है भी वो चीज़ें समझना मुश्किल है, क्योंकि मुझे वो मतलब उम्र के एक पड़ाव पर या समझ के एक स्तर पर आकर ही संभव होता है। जी, हम सर यूपीएससी पे आते हैं, हम देखते हैं ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें लोग सालों साल इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम बहुत सारे एस्पिरेंट्स से मिलते हैं अलग अलग जगहों पे जो 6 साल से 7 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि किसी एक एग्जाम को हम लाइफ, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी है, क्या कोई एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के इतने सारे साल एक एग्जाम को दे दें, उसमें इन्वेस्ट हो जाए? आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी छुपा हुआ है। कोई भी एक परीक्षा या कोई भी एक रुचि या कोई भी एक रुझान या कोई भी एक सपना इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो जीवन का स्थान ले ले। मैं बार बार कहता हूँ कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं, और जीवन एक पक्षीय नहीं है। लेकिन अगर उस अवस्था में आप सपने न देखें और उन सपनों के लिए बेचैन न रहें, तो वो यौवन भी नहीं है। युवावस्था में थोड़ी बेचैनी होना और उस किसी सपने को देखना ये बहुत ज़रूरी है। और सपने जब देखे जाते हैं तो उन्हें पूरा करने का यत्न भी होना चाहिए, और पूरा होगा ये विश्वास भी होना चाहिए। जब आप उस विश्वास के साथ काम करते हैं तो आपको 6 साल 8 साल की तैयारी बहुत खलती नहीं है। बल्कि मेरा तो मानना है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि जिस समय आप तैयारी कर रहे होते हैं या सिविल सेवा परीक्षा के लिए पढ़ रहे होते हैं, वो अपने आप में बड़ा आनंददायक होता है। और जैसे कि बहुत सारे कवियों ने भी कहा है कि प्यार नहीं है पाने में, पा जाने के अरमानों में, और मिल जाती तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। तो यात्रा का अपना आनंद है। लक्ष्य तक पहुंच गए तो बहुत अच्छा, लेकिन यात्रा भी कभी कभी बहुत कुछ सिखाती है। बहुत अच्छे से आपने बताया सर, लेकिन बहुत सारे उसमें ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनसे हमें जिनका 5th अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट के बाद भी नहीं हो पाता है, बहुत निराश हो जाते हैं वो लाइफ में। और वो ये सिर्फ यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की बात नहीं है, अगर हम जेई की बात करें, मेडिकल, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सालों साल जो है स्टूडेंट अपना इन्वेस्ट करते हैं, नहीं हो पाता है तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? उन स्टूडेंट्स के लिए या ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो सपना देखता है और वो सपना पूरा नहीं होता है, उसके सर्वश्रेष्ठ देने के बावजूद, उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा जो कि मैंने पहले कहा कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं। एक सपना देखा, सपना पूरा हो गया, बहुत अच्छा। अगर नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि एक दूसरा सच आपका इंतज़ार कर रहा है जो शायद आपके सपने से ज़्यादा सुंदर हो।
क्योंकि आपके लिए जीवन ने या ईश्वर ने क्या निर्धारित कर रखा है ये आपको शायद उस समय पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब आप उन सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं, उन श्रृंखलाओं को मिलाते हैं, तब आपको पता चलता है कि एक भविष्य था जो निर्धारित था और वो कहीं आपको खींच रहा है। तो निराश तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जीवन के प्रति हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। जीवन के प्रति हमेशा एक ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए जो स्वस्थ हो और आपको ये बताता चले कि जीवन में अभी भी बहुत कुछ है जो इस एग्ज़ाम से बड़ा है, जो इस एग्ज़ाम से ज़्यादा सुंदर है। आप एग्ज़ाम पास करके हो सकता है कि वो पालें जो आप पाना चाहते थे, लेकिन शायद उस असफलता से आप वो पालें जो आपका पाना शायद आपके लिए हितकर था। तो मुझे तो लगता है कि किसी भी परिस्थिति में पहली बात तो निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने अंदर और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हुए नई संभावनाओं को तलाशना चाहिए। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि हम लोग ऐसा होता है लाइफ में बहुत बार ऐसे लो फील करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें मेरा नहीं हुआ क्लियर, तो आसपास के लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं कि आप डीमोटिवेट हो ही जाते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल वो चीज़ है कि उस टाइम आपको ऐसा लगेगा ही कि मुझसे नहीं हो पाया। तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं यही बोलूँगी कि उस टाइम हमें सब यही समझाते हैं कि आपको लाइफ को लेकर अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए, बट आपके अंदर इतना सब कुछ चल रहा होता है, उसका इतना सब कुछ प्रेशर है आपके पास, आपके पेरेंट्स हैं, आसपास की सोसाइटी आपको जिस तरह से देखती है, आपको वैलिडेट नहीं करती है बेसिकली। सो उस टाइम पे अपने आप के साथ आप क्या कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं और उस टाइम अपने आप के उस थॉट से कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, वैलिडेशन ढूंढना या वैलिडेशन खोजना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सभी लोग चाहते हैं कि उसकी जैसी अवस्था है या उसकी जैसी क्रिया है उसको कहीं ना कहीं स्वीकृति मिले, घर परिवार से मिले, मित्रों से मिले, समाज से मिले। अगर आपका हो जाता है और लोग ताली बजाते हैं आपको अच्छा लगेगा, आपका नहीं होता है लोग सांत्वना देंगे या उपहास करेंगे आपको खराब लगेगा। ये दोनों ही स्वाभाविक है, दोनों ही परिस्थितियाँ स्वाभाविक है। मनुष्य है तो उसके जीवन में ऐसे क्षण आएंगे। अब ऐसे क्षण में उसे क्या करना चाहिए, अपने आप से क्या संवाद करना चाहिए? अगर मैं ये कहूँ कि दूसरे लोगों की न सुनो, उनसे प्रभावित ना हो, आप ब्राह्मी स्थिति में पहुँच जाएं, सुखे दुखे समाकृत्वा लाभा भाव जया जय का भाव उस समय आप समझ लें, उसे इंटरनलाइज कर लें, तो ये व्यावहारिक नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। एक ऐसे व्यक्ति से जो उस अवस्था में है उससे ये अपेक्षा करना कि वो एक झटके में उससे उबर आएगा और उबर के जो है हंसने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा, ये भी ठीक नहीं। Right. तो उसे उस भावना को धीरे धीरे, क्योंकि समय बहुत बड़ा हीलर होता है, मुझे तो लगता है कि सिर्फ संयम और प्रतीक्षा करने मात्र से आपकी बहुत सारी निराशा और हताशा दूर हो सकती है। एक क्षण है, कठिन क्षण है जो आपको एक समय में मिला है, अब आपको उसको बीत जाने की प्रतीक्षा करनी। उस समय आपके परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपके माता पिता की, आपके मित्रों की, और एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर हो आपके जीवन में जिससे आप खुलकर संवाद कर सकें। अगर कोई नहीं है तो और आप खुद अपने सबसे अच्छे मित्र हैं तो अपने आप से संवाद करें। और आप ये मान के चलिए दुनिया में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जो व्यक्ति पहले असफल हुए हैं वो बाद में जाकर एक नए क्षेत्र में उन्होंने ऐसी सफलता अर्जित की है जो शायद उनकी कल्पना से भी परे था। तो पहली बात जो मैंने पहले कहा ना, आशावादी दृष्टिकोण अपनाए रखना, अपने ऊपर और ईश्वर पर भरोसा रखना, और जीवन को सामान्य जीवन में सफलता असफलता, उतार चढ़ाव, मिलना बिछड़ना, ये बहुत सामान्य क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं। इनको ही जीवन मान लेना ठीक नहीं है। आज की असफलता कल की सफलता भी बन सकती है। कल की सफलता बनेगी, बिल्कुल। एक असफलता न जाने आपकी किस सफलता का प्रवेश द्वार है, उसकी भूमिका लिख रही है। जी, हम जब भी यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो आप अगर अपनी जर्नी शेयर करना चाहें, उस टाइम पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था आप जब प्रिपेयर करते थे उस टाइम का? क्योंकि हम जाते हैं बहुत एस्पिरेंट से पूछते हैं, तो जिस तरह से वो कोचिंग में जो ग्रुप होता है उनके साथ ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंट स्टोरीज होती है। तो आपकी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी? मैंने तो अपनी तैयारी कानपुर में रहकर ही की थी, घर पर ही की थी, और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया था। कुछ स्टडी मटेरियल ज़रूर लिया था जो
उस समय उपलब्ध हुआ करता था। ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स के कुछ नोट्स वगैरह भी फ़ोटोकॉपी करके मिलते थे, और भी इस तरह का स्टडी मटेरियल जमा किया था। तो सबसे पहले तो यही एक आकर्षण था, एक उत्साह था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना है, और ऐसा इस विश्वास के साथ देना है कि हो जाएगा। ये भी था कि होगा ही, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। तो पहले अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास को एक चुनौती तो मिलती है, लेकिन फिर आप जब लगे रहते हैं और हो जाता है तो आपको ये भी इस बात का भी इल्म होता है कि प्रयास करते रहने से अगर ईश्वर की अनुकंपा है तो आपको मिल जाएगा। तो मेरी जर्नी में जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे रोचक बात तो यही थी जो मैंने पहले बताई कि मेरा रिज़ल्ट ही एक बहुत ही ड्रामेटिक ढंग से बदला, और मुझे वो मिला जो मैं पाना चाहता था, लेकिन ईश्वर ने उसके लिए थोड़ी और प्रतीक्षा करवाई। तो दूसरी बात यह है कि आप उस समय जब तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे मित्रों के संपर्क में भी आते हैं जिनके साथ आप तैयारी करते हैं, उनसे आपकी मित्रता और प्रगाढ़ होती। उनसे जब आप सफलता असफलता के क्षण उनके साथ साझा करते हैं तो वो अपने आप में एक अनुभव होता है, और उस प्रक्रिया से गुजरना मुझे तो ये लगता है कि वो ऐसा है जो आपको तपाता है, मांझता है, निखारता है, और आपको आने वाले समय के लिए तैयार करता है। जी, लिटरेचर में आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं ये जानना चाहूँगी, और आप कविताएं भी लिखते हैं जिसमें आप जीवन के सार को बखूबी बयां करते हैं, तो लिटरेचर का इंटरेस्ट कहाँ से आया और इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको लिखने की? साहित्य में जो रुचि थी मेरी वो बचपन से थी। अच्छा। और उसका मुख्य श्रेय तो मैं अपने पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि वो भी हिंदी और अंग्रेज़ी के विद्यार्थी थे और हिंदी और अंग्रेज़ी में कविताएं या कहानियाँ लिखते थे। वे पेशे से तो एक शिक्षक थे, और कानपुर में ही एक विद्यालय है जहाँ पर वो शिक्षण कार्य किया करते थे। बचपन से ही मैं छोटी छोटी कहानियाँ या छोटी छोटी कविताएं या कविता जैसा कुछ लिखने का यत्न करता था, और उस समय ये लगता था कि मैं भी बड़ा कवि बन गया या बन जाऊंगा। फिर एक मोड़ पर आकर जब पिताजी को लगता है कि इसका जो है झुकाव साहित्य के प्रति कुछ अधिक हो रहा है, तो ये कहीं अपने मुख्य उद्देश्य से भटक ना जाए, तो वो ये भी कह समझाते हैं कि बेटा इसे करने के लिए भी बहुत समय है। लेकिन मैंने बीएससी करने के बाद ये निर्णय लिया कि मैं यूपीएससी परीक्षा में अंग्रेज़ी साहित्य एक विषय के रूप में लूँगा, और फिर मैंने एमए अंग्रेज़ी साहित्य में किया और बहुत साहित्य पढ़ा, अंग्रेज़ी का, हिंदी का, और जो विश्व साहित्य था वो भी अनुवाद में बहुत पढ़ा। तो मुझे लगता है कि साहित्य से जीवन की और व्यक्तियों की समझ गहरी होती है। वो आपको जीवन की तमाम परिस्थितियां हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं, दूसरा व्यक्ति जैसा है वैसा ही क्यों है, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसकी विवशताएं क्या थी, वो ऐसा बना तो उसके बनने में किन वजहों की भूमिका थी, ये सब समझने में और उसे वैसा ही स्वीकार करने में साहित्य बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो साहित्य मेरी दृष्टि में तो साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम। जी, आपने कहा कि इंग्लिश लिटरेचर में आपकी पढ़ाई हुई, फिर हिंदी की तरफ कैसे झुकाव हुआ, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था? मेरी पूरी शिक्षा अंग्रेज़ी माध्यम में हुई, और मैंने जैसा कहा एमए भी अंग्रेज़ी साहित्य में किया, लेकिन संस्कार तो हिंदी के थे, क्योंकि जिस भाषा को सबसे पहले मैंने घर में सुना, जिस भाषा में अपने मित्रों से बात की, अपने सगे संबंधियों से बात की, वो हिंदी ही थी। और मेरे पिताजी का भी यह आग्रह था कि भले ही माध्यम अंग्रेज़ी हो और अंग्रेज़ी माध्यम में ही मैं पढ़ूं, लेकिन अपनी भाषा के प्रति भी सम्मान रखना, श्रद्धा रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जब भी वो बोलते थे कि कोई भी विचार या भाव आया है या कोई भी अनुभव हुआ है उसे दोनों भाषाओं में लिखो, हिंदी में भी लिखो और अंग्रेज़ी में भी लिखो। तो उसका फ़ायदा मुझे निश्चित रूप से मिला कि मेरी अभिव्यक्ति दोनों भाषाओं में
सहज रूप से हुई है और दोनों भाषाओं में मैं सोच कर लिख सकता हूँ। जब अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ तो अंग्रेज़ी में सोच रहा हूँ, जब हिंदी में लिख रहा हूँ तो हिंदी में लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि आप एक भाषा में सोच रहे हैं, फिर मन में उसका अनुवाद कर रहे हैं और फिर उसको लिख रहे हैं। उसमें एक तो आपकी अभिव्यक्ति प्रभावित होती है और वर्ड्स भी उस तरह से आप नहीं रिप्रेजेंट कर पाते। जी, तो मैं तो यही कहूँगा कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में सामंजस्य बनाने की एक कोशिश की है। मुझे लगता है कि किसी हद तक इसमें सफलता भी मिली, बहुत हद तक सफलता मिली है सर। किसी भी कवि से या किसी भी राइटर से पूछना कि उसकी सबसे अच्छी रचना क्या है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। बट सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक की आपको अपनी सबसे फेवरेट रचना कौन सी लगती है, और अगर वो आप हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल करना चाहेंगे। और ये मुश्किल प्रश्न है और बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो प्रिय हैं, लेकिन एक कविता मुझे बहुत प्रिय है और उसे लिखकर या उसे बार बार सुनाकर मुझे हर्ष की और आनंद की अनुभूति होती है। और उससे मेरा जीवन दर्शन भी कम शब्दों में अगर पूछें तो वो जीवन दर्शन को भी कहीं ना कहीं अभिव्यक्त करती है। एक अभिलाषा है उसमें, कवि की अभिलाषा है कि वो बनना क्या चाहता है, या किसी व्यक्ति की अभिलाषा है वो क्या बनना चाहता है। तो कविता है दीप बनूं मैं गीत बनूं। जी, तो इसमें कवि की या उस आत्मा की आकांक्षा है कि वो क्या इस शरीर में वो क्या बनना चाहता है। तो कविता है दीप बनूं मैं गीत बनूं कि मिट्टी ने गलकर सांचे में जब आँच सही तब दीप बना, शब्दों से सच के आंसू में जब स्वप्न हंसा तब गीत बना। मैं गलकर ले लूं रूप नया मिटकर बनने की आशा है, मैं दीप बनूं मैं गीत बनूं बस इतनी सी अभिलाषा है। मेरी मिट्टी भी पल पल में मिट्टी पर गीत सुना जाती, मेरी मिट्टी भी पल पल में मिट्टी पर गीत सुना जाती, कुछ अपनों की कुछ सपनों की अव्यक्त कहानी दोहराती। क्षणभंगुर माया जीवन में अमृत प्राप्ति की चाह नहीं, क्षणभंगुर माया जीवन में अमृत प्राप्ति की चाह नहीं, अविरत सुर ज्योति जगाने में मर मिटने की परवाह नहीं। मैं रहूं यहाँ तो दीप बनूं मैं मिटूं तो मिटकर दीप बनूं, मैं रहूं यहाँ तो दीप बनूं मैं मिटूं तो मिटकर दीप बनूं। मैं उष्म सांस की सरगम संग ठंडे अधरों का गीत बनूं, मैं क्लांत विवश सहमे कोनों को जगमग ज्योतित कर जाऊं। मैं मिटकर जीवन सिखलाऊं मैं जीकर जीवन बन जाऊं, मैं जीकर जीवन सिखलाऊं मैं मिटकर जीवन बन जाऊं, मैं मिटकर जीवन बन जाऊं। बहुत ही अच्छा लिखा सर आपने, धन्यवाद। मैं अब और ज़्यादा इंटरेस्ट हो गई हूँ इस चीज़ को लेकर कि जो लिखने का एक प्रोसेस होता है, मैं वो जानना चाहती हूँ कि आपके लिए वो प्रोसेस क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस एक कविता को लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय और बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट लगी होगी। तो वो पूरा का पूरा जो जर्नी है लिखने की, वो जर्नी किस तरह से होती है? यहाँ पर मुझे अज्ञे की एक पंक्ति याद आ रही है। नदी के द्वीप उपन्यास में वो एक जगह लिखते हैं कि बिना पीड़ा के जन्म नहीं होता। तो कोई भी जो सृजन का कार्य है, कोई भी क्रिएशन है, बिना पीड़ा से गुजरे हुए नहीं हो सकता। ये पीड़ा आपके व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं, ये पीड़ा एम्पैथी के रूप में किसी दूसरे की पीड़ा में सहानुभूति अनुभव करना, एम्पैथी को महसूस करना, उससे उपज सकती है। अब जैसे बोलते हैं कि पहला छंद या पहली कविता का जन्म कैसे हुआ, तो वाल्मीकि ऋषि ने क्रौंच के जोड़े में से जब एक क्रौंच को मार देता है वो शिकारी, तो दूसरा उसकी वेदना में या उसके विरह में जब पीड़ा का अनुभव करते हुए रुदन करता है, तो उस रुदन की जो अनुगूंज थी, जो वाल्मीकि के हृदय में थी, उससे उस श्लोक का जन्म हुआ। मानशात प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देकम अविधि का मोहितम, जिसको सुमित्रा नंदन पंत जी बोलते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। और अंग्रेजी के कवि भी कुछ ऐसी ही बात करते हैं। तो कविता का जन्म वेदना से या किसी भी दूसरे प्राणी की वेदना या उसके अनुभव को अपना मानकर अभिव्यक्त करने से होती है। इसीलिए आजकल कहते हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप बहुत अच्छी राइटिंग कर सकते हैं, ये भी कहते हैं। हो सकता है। मुझे तो लगता है कि हर आशिक किसी न किसी मायने में या कभी न कभी शायर होता है,
या शायर अपने आप को शायर समझने का भ्रम पालता है। तो लेकिन अपनी पीड़ा को ही व्यक्त करना शायद, या अपनी पीड़ा का ही अनुभव करना आपको कवि या लेखक नहीं बना सकता। मेरा मानना है कि कवि और लेखक या साहित्यकार आप तभी बन सकते हैं जब आपको दूसरे की पीड़ा का अनुभव, और दूसरे की पीड़ा को न केवल आप अनुभव कर सकने की सामर्थ्य रखें, बल्कि उसे अपना मानकर आप व्यक्त करने की क्षमता रखें। इसीलिए जब आप बहुत अच्छी कविता या बहुत अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तो वो कवि की निजी अभिव्यक्ति हो सकती है, निजी अनुभव हो सकता है, लेकिन वो आपको अपना जैसा लगेगा, उसकी प्रतिध्वनि आपको अपने हृदय में सुनाई देती है। तो मुझे तो लगता है कि साहित्य की यात्रा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। अब आपने कहा कविता लिखते समय आपके किससे गुजरते हैं या कविता का जन्म कैसे होता है। आप बहुत सोचते हैं, बहुत महसूस करते हैं, शब्दों का संधान करते हैं। पहले कविता लिखने में मुझे काफ़ी यत्न करना पड़ता था और कई कई दिन के बाद शायद कविता पूरी होती थी। अब थोड़ा सा सहज हो गया है। अब ऐसा लगता है जैसे कविता बनी बनाई आती है और डाउनलोड हो रही। तो ये सब उनकी कृपा से होता है, बिना उनकी कृपा के कोई भी सृजन कार्य संभव नहीं है। एक कविता में लिखा है कि तुम्हें जो शब्द दिखते हैं, कुछ बोलते कुछ खोलते, वेदना में भीतर की शक्ति को उकेरते, आनंद में कुलांचे भरते इटलाते, दरअसल वो शब्द नहीं, मेरे होने का प्रमाण, मेरे हृदय का स्पंदन, मेरी चेतना के साक्षी। बहुत ही काफ़ी भारी भारी शब्द हो गए हैं मेरे लिए समझने के लिए। आपसे ज़रूर समझूंगी। सर मेरा क्वेश्चन है कि इतनी, जैसे हम देखते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स की लाइफ होती है, जब भी हम काम कर रहे होते हैं हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो लिखने का वक्त किस तरह से निकल पाता है? क्योंकि हम लोग तो ये देखते हैं ना कि लिखने के लिए आपको एक बहुत टाइम चाहिए, एकदम शांति, सुकून। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि आप पहाड़ों पे चले जाइए, आप नेचर के पास चले जाइए, तो शायद आप बेहतर लिख पाएंगे। तो वो जो प्रोसेस है वो किस तरह से, टाइम कैसे मैनेज हो पाता है लिखने के लिए? मैंने कहा कि मुझे तो लगता है कि मेरे लिए विवशता थी लिखना, कि क्योंकि आप देखेंगे तो समाज में या जीवन में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो ये चाहती हैं कि आप मनुष्य ना बने रहें। बहुत सारी फोर्सेस हैं जो डिह्यूमनाइज करती हैं आपको। बहुत सारे ऐसे प्रलोभन, ऐसे आकर्षण, ऐसी भावनाएं, ऐसे भाव हैं इस संसार में, इस भाव जगत में, जो आपको मनुष्य नहीं रहने देना चाहते। और अगर आपका ये संकल्प है कि आपको मनुष्य बने रहना है, तो आपको कुछ तो करना होगा इसके लिए। तो व्यस्तता के बावजूद मुझे तो लगता है कि व्यस्त हूँ या इतनी व्यस्तता है, इसलिए लिखना और ज़रूरी है, क्योंकि उससे मुझे मन की शांति मिलती है। मेरा जुड़ाव प्रकृति से, ब्रह्मांड से, ईश्वर से, और ईश्वर के बनाए हुए संसार से, इस संसार में उसके बनाए हुए छोटे छोटे कण अणु से किसी न किसी रूप में बना रहता है। तो ये मेरे लिए, मैं तो कहूँगा कि आवश्यकता है कि मैं लिखूँ, और इस वजह से किसी न किसी रूप में मुझे समय मिल जाता है। मैं अक्सर रात में लिखता हूँ, या अगर जल्दी उठ गया तो सुबह, और नहीं तो जब फ्लाइट में होता हूँ तब लिखता हूँ, क्योंकि उस समय किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो उस समय लिखना थोड़ा सा आसान भी होता है, और आप वैसे भी थोड़ा एलिवेटेड फील करते हैं। आप बादलों के बीच में हैं, आप ऐसे संसार से कहीं ना कहीं किसी रूप में, आपकी खिड़की के बाहर ऐसा संसार है जिसने आपकी कल्पना को कभी ना कभी खींचा है, और बड़े ही प्रबल रूप से खींचा है, चाहे वो बादल हों या बादलों के पार का संसार। तो ऐसे समय में लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जितने सालों से आप जो मेहनत कर रहे होते हो वो आपका एक रिजल्ट के तौर पर होता है। तो आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी उसकी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी कहाँ पर हुई थी, किस तरह से, एंड वहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन बनी, तो उसको देखकर कैसा लगा? क्योंकि ये होता है ना कि आप उसी के लिए इतने टाइम से मेहनत कर रहे होते हैं। पहली पोस्टिंग तो होती है जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में आप पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं, आप अभी भी सीख रहे हैं, इसलिए ट्रेनिंग पीरियड कहा जाता है। और आप अपने सीनियर जो कुलीग होते हैं, जो उस ज़िले के कलेक्टर होते हैं, उनके मार्गदर्शन में कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। उसका एक स्ट्रक्चर्ड
उसकी एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था भी होती है। लेकिन उसके बाद आपकी पहली इंडिपेंडेंट पोस्टिंग होती है जो एसडीएम के रूप में होती है। असम में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। गोसाईगांव नाम का सब डिवीज़न था जो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ था। उसकी सीमा पश्चिम बंगाल की सीमा से लगती थी और वहाँ पर मुझे काफ़ी काम करने का मौका मिला। उस समय थोड़ी इंसर्जेंसी भी थी। इंसर्जेंसी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, लेकिन उसके कुछ अवशेष थे और कभी कभी वैसी घटनाएं भी होती थीं, जो हिंसा की घटनाएं भी होती थीं। कुछ एथनिक क्लैशेस भी हुए थे बोडोज़ और संथाल्स में। और उसके अलावा वहाँ पर कुछ भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयास भी मैंने किए, वो कम करने की कोशिश की। तो वो सब मिला के कुल मिला के एक ऐसा अनुभव था जिसने संतुष्टि दी और ये भी बताया कि आप अगर चाहें तो बदलाव कर सकते हैं। आप इस स्थिति में हैं कि आप छोटे ही सही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं और कम से कम जो आपके पास मिलने आया है उसे आप किन्हीं अर्थों में संतुष्ट कर भेज सकते हैं। हो सकता है आप उसकी पूरी समस्या का समाधान न कर पाएँ, लेकिन कम से कम आप उससे अच्छे से मिलकर, उससे अच्छे से बात करके, उसके चेहरे पर एक मुस्कान देकर तो वापस भेज सकते हैं जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संतुष्टि होती है जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, क्योंकि बहुत कम उम्र में आप एक व्यवस्था के सीईओ बन जाते हैं। ऐसी दुनिया में एक मेरे सीनियर थे जो कहा करते थे, देयर इज नो सर्विस इन द वर्ल्ड व्हिच मेक्स यू अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट द एज ऑफ 25। तो आप भले ही एक छोटे से सब डिवीज़न के सब डिविजनल ऑफिसर हों जिसमें 4, 4.5 लाख या 5 लाख लोग रहते हों, लेकिन आप 4, 4.5, 5 लाख लोगों की नियति को निर्धारित कर रहे हैं किसी अर्थ। आप उनके सुख दुख का कारण हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सब डिवीज़न का एक्सपीरियंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा और उसके बाद जैसे जैसे करियर बढ़ता गया, अलग अलग जगह पर तैनाती हुई, अलग अलग जगह पोस्टिंग्स हुई, उन सब से जुड़े हुए अपने अलग अलग अनुभव हैं और उन सब अनुभवों का किसी अंश में आज मेरे व्यक्तित्व पर प्रभाव है। तो मुझे तो लगता है कि इस सर्विस ने एक ऐसा एक्सपोजर या ऐसा एक्सपीरियंस दिया जो बहुत रिच था। इन सब एक्सपीरियंस के बारे में आपने कभी कुछ लिखा या आगे कुछ लिखना चाहेंगे? बहुत। मेरी 8 किताबें पब्लिश हुई हैं। सीधे तौर पर मैं किसी एक्सपीरियंस को लेके मैंने नहीं लिखा है, लेकिन उन तमाम अनुभवों की अनुगूंज आपको बहुत सारी कविताओं में या कहानियों में सुनाई देती है, क्योंकि मैंने अंग्रेज़ी में एक शॉर्ट स्टोरीज़ का मेरा कलेक्शन है, द लाइट ऑफ लव एंड अदर स्टोरीज़। उसमें जो पहली कहानी है द शैडो ऑफ डार्कनेस, तो उसमें बेसिकली जो मेरा एसडीएम एक्सपीरियंस में एक घटना थी जिसने मुझे काफ़ी उद्वेलित किया था, उसको लेकर लिखी थी। और ऐसे तमाम अनुभव हैं जिनको मैंने कहानियों में या निबंधों में या कविताओं में ढालने का प्रयास किया है। गीत भी आप लिख चुके हैं सर, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरह से था, उसकी कुछ पंक्तियाँ अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। मैंने गीत सोच कर नहीं लिखा था या ये भी नहीं सोचा था कि ये गीत बनेगा। मैं जब भी किसी को शुभकामनाएं देता हूँ किसी शुभ अवसर पर, तो वो खुद लिख कर देता हूँ। तो अगर दिवाली होली पर किसी को शुभकामनाएं भेजनी होती हैं तो अक्सर हिंदी की कविता के माध्यम से भेजता हूँ, और अगर नए साल पर अंग्रेज़ी नए वर्ष पर भेजनी है तो वो अंग्रेज़ी में होती है। तो दिवाली पर 2023 की जो दिवाली थी उस पर मैंने एक कविता लिखी थी कि अवध में लौटे हैं श्री राम मनाओ दिवाली, और उसके 2 पद थे और वो मैंने सभी लोगों को भेजी और एक मित्र को भेजी जिन्होंने सोनू निगम को भी वो दिखाई और सोनू निगम जी को भी वो पसंद आई, और ये विचार हुआ, फिर उनसे मेरी बात हुई कि इस पर एक गीत बन सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे हिंदी लिटरेचर पढ़ना है तो, और मुझे शुरुआत करनी है लिटरेचर की, तो कोई ऐसी 3 बुक्स जो आप सजेस्ट करना चाहते हो जहाँ से मैं लिटरेचर की शुरुआत कर सकूँ? क्योंकि मतलब मैं अगर कोई, मान लीजिए मैंने कोई किताब देखी तो उसमें इतने हैवी वर्ड्स होते हैं कि मुझे देख के लगता है कि शायद मैं नहीं पढ़ पाऊँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ बट मैं पढ़ नहीं पाऊँ। तो अगर मैं लिटरेचर शुरू करना चाहती हूँ, हिंदी लिटरेचर, फिर हम इंग्लिश लिटरेचर पर भी आएंगे, तो मैं वो 3 किताबें जिनसे मैं शुरुआत कर सकती हूँ कौन सी होंगी? अंग्रेज़ी के एक
साहित्यकार हैं जॉर्ज ऑवेल, उन्होंने लिखा है कि इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू राइट सिंपल इंग्लिश। ऐसी भाषा लिखना जो किसी दूसरे व्यक्ति को या पढ़ने वाले को समझ में आए, वो सबसे कठिन। और इसलिए अधिकांश लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो शायद उनके लिए तो आसान है, उनके लिए लिखना आसान है, लेकिन पढ़ने वाले को समझ में नहीं। हमें डिक्शनरी खोल के पढ़नी पड़ती है। डिक्शनरी खोल के आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ शब्दों के लिए पढ़ना पड़े जी। क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा गद्य हो या अच्छा पद्य, गद्य की तो परिभाषा ही यही है कि सही शब्दों का संयोजन जो उस भाव को अच्छे ढंग से व्यक्त कर सके, वो गद्य। लेकिन सही स्थान पर सही शब्दों का सबसे अच्छे भाव को प्रदर्शित करने वाली चीज़ कविता बन जाती, कम शब्दों में। तो हो सकता है कि कुछ शब्द कठिन हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कठिन शब्द उपयुक्त हो। उसका रिप्लेसमेंट भी हो सकता है हो। कभी कभी दिखावे के लिए कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना वो ठीक नहीं है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार यदि वही शब्द उस भाव को सबल ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है तो उसका उपयोग करना पड़ेगा। पाठक को भी थोड़ा सा धैर्य रखकर समझना होगा जी। लेकिन प्रयास यही हो कि ऐसी भाषा हो या ऐसे बिंब हो या ऐसी अभिव्यक्ति हो जो ठीक से समझ में आए, आसानी से समझ में आए। उसके लिए बहुत यत्न ना करना। कविता लिखी और किसी ने नहीं पढ़ी या किसी को समझ में नहीं आई तो उस कविता का हो सकता है स्वांतः सुख आए कि अर्थों में उस कविता लिखने वाले को उसने सुख पहुंचाया हो, लेकिन उस कविता की जो सामर्थ्य थी कि किसी दूसरे हुए हारे को भी एक नई आशा की संजीवनी दे, उसका वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो आप अकेले में अगर पढ़ लें या गुनगुना लें तो निराशा के क्षण आपको हल्के लगने लगते हैं। यही तो एक अच्छे साहित्य की या अच्छी कविता की परख है कि वो आपकी आत्मा को सहलाती है। तो जब कोई शब्द आपकी आत्मा को सहलाने की सामर्थ्य रखते हैं तो अच्छा साहित्य बन जाता है। तो आपने कहा कि वो ऐसी कौन सी 3 किताबें हैं जो आप सजेस्ट करना चाहें, जिनसे मैं शुरुआत कर सकती हूँ, जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद ने कभी कठिन भाषा का सहारा नहीं लिया। प्रेमचंद का गद्य या प्रेमचंद की कहानियाँ सरल भाषा में हैं, जो बोलचाल की भाषा है, जो एक आम पढ़ा लिखा इंसान जो ठीक ठाक पढ़ा हुआ है वो अच्छे से समझ सकता है। प्रेमचंद की कहानियाँ आप पढ़ सकती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसा लगें जो अप्रासंगिक नहीं, लेकिन अच्छा साहित्य हमेशा प्रासंगिक रहता है। बच्चन की आत्मकथा या हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला है या उनका जो काव्य है वो भी कठिन भाषा में नहीं। उन्होंने छायावाद के जो रहस्यमयी परत थी, झीनी परत थी, उसको तोड़कर अपना काव्य या अपना साहित्य लिखा था। दिनकर की भी बहुत सारी कविताएं हैं जो आपको सहज रूप से समझ में आएंगी। अब रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा कठिन शब्द है। या मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पद से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। और भाषा पर ही वो लिखते हैं कि बहुत सारे शब्द हैं जो आप चाहकर भी आसान नहीं कर सकते क्योंकि उससे उनका भाव बिगड़ जाता है। तो थोड़ा प्रयास लेखक करे, थोड़ा प्रयास पाठक करे। लेखक पाठक के स्तर पर गिर कर न लिखे, बल्कि ऐसा लिखे कि पाठक को अपने स्तर पर उठाकर उसे साहित्य समझाकर वो सृजन कार्य करें और दोनों की जर्नी के साथ में चलें। और अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसमें आपकी तरफ से क्या सजेशंस होंगे? इंग्लिश लिटरेचर में भी ऐसे बहुत सारे, अब ऑवेल का जिक्र किया तो अब उनका उपन्यास है एनिमल फार्म, जो बहुत पतली सी किताब है और 100-125 पन्नों का उपन्यास है। एक फेबल के तौर पर जो है ना वो कुछ जानवरों को लेकर लिखी हुई कहानी उपन्यास है और उसके माध्यम से बहुत गहरा संदेश और बड़ी सरल भाषा में लिखा गया। बहुत सारे उपन्यासकार हैं जो आधुनिक युग के हैं, सरल भाषा में लिखते हैं। अब शेक्सपियर की अंग्रेजी हो सकता है आपको समझ में ना आए या ऐसी लगे जो
थोड़ी डिफरेंट है, जिसके लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। लेकिन शेक्सपियर के नाटक का अगर आपको रस समझ में आ गया और अच्छा लगने लगा तो फिर आपको वो अंग्रेजी भी अच्छी लगने लगी। अब जो पहले के उपन्यासकार हैं या पहले के जो रोमांटिक कवि हैं, वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, कोलरिज, बायरन, इन्होंने आसान कविताएं भी लिखी है, कठिन कविताएं भी लिखी। तो इनकी कुछ कविताएं ऐसी हैं जो आपको सीधे सीधे अपील कर सकती हैं कि वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। इसमें ऐसा कोई भी कठिन भाव नहीं, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो एक जंगल है, एक खिला हुआ, खुला हुआ, पूरी तरह से बसा हुआ जंगल है, और एक मौसम है, एक पर्टिकुलर साल का एक समय है, वहाँ से कोई भी आपको ध्वनि आ रही है, संकेत आ रहा है, वो आपको मनुष्य के बारे में कहीं बेहतर ढंग से बता सकता है, उनसे कहीं अच्छा। अगर आप पूरे जितने भी सेजेस, जितने भी ऋषि हैं, मनीषी हैं, साहित्यकार हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा आपको ज्ञान दे सकता है जी। मनुष्य के बारे में। तो अच्छा साहित्य मुझे लगता है आदमी को उठाता है जी। उसको उठाने की सामर्थ्य रखता है, ये उसका सबसे बड़ा गुण। हम यूपीएससी प्रिपरेशन पर आते हैं क्योंकि बहुत सारे हम ऐसे एस्पिरेंट्स से मिलते हैं ना जो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो उनके लिए अगर कोई सजेशन हो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है लेकिन उस सिलेबस में रह के भी एक मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पर ऐसी कोई बुक्स जो उन्हें पढ़नी चाहिए, आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन ऐसी, या आपने ऐसी कोई किताब जो अपनी जर्नी के टाइम पे पढ़ी हो? मुझे तो लगता है कि सिर्फ यूपीएससी की तैयारी के समय ही क्यों, लाइफ में कभी भी, जीवन में कभी भी, किसी भी कठिन क्षण में या किसी भी ऐसे क्षण में जब आपको लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है, निराशा का वातावरण है, उदासी है, तब आपको कहीं ना कहीं ऐसे शब्द की या ऐसे संबल की तलाश होती है जो आपको उससे निकालना है। अब कहने को वो कविता नहीं थी, वो टीवी सीरियल का एक गीत था। अच्छा। उस समय दूरदर्शन पर एक सीरियल आया करता था, उजाले की ओर, और उसका जो शीर्षक गीत था, जो उजालों के राही हैं वो अंधेरों से डरते नहीं, राह की मुश्किलों से उनके सपने बिखरते नहीं, चाहे आंधी चले, चाहे मौसम, चाहे आंधी चले, चाहे मौसम रहे, जो फूल जिसने उगाने की सौगंध ली वो मगन होके चलता रहे, जिनको विश्वास है फूल खिल जाएंगे, चाहे धरती हो कितनी कठोर, हर घड़ी बढ़ते जाते हैं वो अंधेर, जो उजाले की ओर, उजाले। तो इस तरह की जो पंक्ति थी वो एक दूरदर्शन के सीरियल का शीर्षक गीत थी। लेकिन जब कभी उस समय मुझे निराशा होती थी तो मैं जब ये गुनगुना लेता था तो बड़ा अच्छा लगता था। दूसरी बात, मेरे पिताजी हमेशा कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाया करते थे। अंग्रेज़ी में ब्राउनिंग की कविता थी, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। फिर दूसरा था कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आहुत सुख है उनकी धूल, प्रसाद की पंक्तियाँ। या फिर शिवमंगल सिंह सुमन, ये क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, वरदान मांगूंगा नहीं। तो बहुत सारी ऐसी पंक्तियाँ होती हैं जो आपको उस निराशा के क्षण से उबार लाने की सामर्थ्य और शक्ति रखती, और उस समय आपको उन शब्दों का सहारा मिल जाता है तो आप उस क्षण से, उस परिस्थिति से, उस निराशा से बड़ी सफलतापूर्वक निपट लेते हैं। क्योंकि मैं जैसा मैंने पहले कहा, पूरा संघर्ष उस क्षण के बीच जाने का है, क्योंकि जो क्षण आपको, जो क्षण के इस पार की उदासी है वही क्षण के उस पार का उजाला है। तो सिर्फ उस समय का संयम और धैर्य है या किसी का सहारा है जो आपको उस क्षण से निकाल कर उस पार के उजाले तक लेकर जाए। मैं ये सारे रिकमेंडेशन जो आपके हैं ज़रूर पढ़ूंगी। हम बात करते हैं सर कानपुर की, आप कानपुर से हैं, तो अगर मैं पूछूं कि कानपुर के आपके लिए क्या मायने हैं, तो वो उसको आप अगर शब्दों में बयां कर सकें तो वो कितना इम्पोर्टेंट है कानपुर आपके लिए, और कानपुर है क्या आपके लिए? कानपुर मेरी जन्मभूमि है और कानपुर में मेरी जड़ें हैं, और मेरा मानना है कि व्यक्ति को
जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। अगर वो जड़ों से जुड़ा रहता है तभी उसकी शाखाओं का विस्तार होगा और तभी वो पूरी तरह से एक फला फूला पेड़ बन सकता है, वृक्ष बन सकता है, और उसके अंदर ये सामर्थ्य होगी कि वो दूसरों को छाया भी दे सके और दूसरों को फल भी दे सके। तो कानपुर ने मेरी चेतना को सींचा है, मेरे बचपन को बड़ा किया है, मुझे सपने देखना सिखाया, मेरे सपनों को छांव दी और कहीं ना कहीं मुझे संबंधों की समझ दी, मुझे अनुभवों की एक बहुत बड़ी थाती दी, मुझे बहुत सारे मित्र दिए, बहुत सारे ऐसे शिक्षक दिए जिन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत दुलार दिया। और कुल मिलाकर संघर्ष के समय में वो मेरा साथी था। क्योंकि जब आप थक जाते हैं, जब आप उदास होते हैं, जब आप निराश होते हैं, तब आप कहीं टहलते हुए किसी रास्ते पर किसी पगडंडी में जाते हैं तो तमाम वृक्ष या तमाम गलियां आपकी कहीं न कहीं किन्हीं अर्थों में आपकी चेतना और आपके अनुभव के साक्षी होते हैं। फिर कानपुर मेरे लिए एक भाव है, क्योंकि कानपुर के विषय में बहुत सारी मान्यताएं हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं। जैसे हम लोग को जिस तरह से कानपुर के लोग इस तरह से ही बोलते हैं जी, वो उनका बोलने का एक अंदाज होता है, पान खाकर उनका एक अंदाज होता है, पान मसाले के प्रति उनका विशेष अनुराग होता है। हालांकि मेरा नहीं है, लेकिन होता है, उन्हें खाने पीने का शौक़ होता है। तो कानपुर मेरे लिए खान पान की खुशबू है, कानपुर मेरे लिए बोलचाल का एक अंदाज़ है, कानपुर मेरे लिए संबंधों की ऊष्मा है, गर्मी है, कानपुर मेरे लिए अनुभव का एक पिटारा है, और कानपुर मेरी जड़ें हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ अपने आप को संपूर्ण अनुभव करता हूँ। और कानपुर ने जो दिया है बहुत दिया है। कानपुर एक गुदगुदी है, क्योंकि कानपुर का नाम आते ही कानपुर से जुड़ी हुई भाषा, उस भाषा का अपना मुहावरा है। और अक्सर आप देखते हैं या व्हाट्सएप वगैरह पर भी कभी कभी कानपुरिया जोक्स या कानपुरिया भाषा को लेकर एक कभी कभी बहुत सारे फॉरवर्ड्स मिलते हैं, झपड़िया देंगे या मरें कंटाप सुधर जाओगे। तो ये सब कानपुर है, कानपुर की विशेषता है। कानपुर में मुझे लगता है अपनापन बहुत है, और वो शायद उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में या किसी भी छोटे शहर की एक विशेषता होती है, लेकिन चूंकि मेरा जुड़ाव कानपुर से है तो मुझे कानपुर में बहुत अपना। आपने कुछ लिखा है कानपुर के बारे में? कानपुर जैसा कि कहने का सीधा तो नहीं लिखा, लेकिन कानपुर की झलक आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगी। मुझे तो लगता है आप बता रहे थे भी कानपुर के बारे में, आप वो भी लिख देते तो वो भी कविता ही बन जाती है जिस तरह से आप बता रहे थे। तो ये तो अच्छा लगता है। लिखेंगे कभी कानपुर के बारे में? हो सकता है कि कहीं ना कहीं, हो सकता है कि किसी उपन्यास का केंद्र कानपुर हो, या हो सकता है किसी उपन्यास का नायक कानपुर। बिल्कुल, अब मैं वो जरूर पढ़ूंगी अगर ऐसा कुछ होगा तो, क्योंकि आपने जिस तरह से भी पोर्ट्रेट किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग, कानपुर वाले लोग मुझे कानपुर के प्रतिनिधि के रूप में लेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे अभी ऐसे बोलना पड़ता। वो तो जिस तरह से पोर्ट्रेल हो जाती है मूवीज वगैरह में, मुझे लगता है कि कोई भी एक शहर उससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा वर्सटैलिटी होती है। तो सर अब हम आते हैं यूपीएससी एग्जाम को लेकर नेक्स्ट मंथ, फिर से क्योंकि थोड़ा सा सजेशन भी स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट मंथ प्रीलिम्स के एग्जाम्स होने हैं, तो अब 1 महीने का टाइम है एस्पिरेंट्स के पास। तो इस 1 महीने में वो किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अपना जो मेंटल हेल्थ है उसका किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रेस वाला टाइम होगा किसी भी एस्पिरेंट के लिए। मेरा मानना है कि थोड़ा तनाव तो जीवन में आवश्यक है, क्योंकि थोड़ा तनाव है जो आपको कहीं दूर ले जा सकता है। अब गुलेल है या धनुष की डोरी है, उसे भी कहीं पीछे खींचना पड़ता है तब आप आगे जा पाते हैं। लेकिन अगर आप उसे आवश्यकता से अधिक खींच देंगे तो वो टूट जाएगा। तो अगर थोड़े तनाव की आवश्यकता है तो उसे थोड़ा ही रहने दें, तनाव को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। इसे एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य और जीवन का पड़ाव समझें
लेकिन इसे जीवन न समझें। आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, आपको मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कुछ और मिलेगा जो शायद इससे बेहतर होगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको मिल गया इसलिए आप ये बोल पा रहे हैं या ऐसा भाषण दे पा रहे हैं, लेकिन सत्य यही है। अब अगर 5 लाख 10 लाख लोग बैठ रहे हैं और उनमें से एक निश्चित संख्या में ही लोगों को आना है, तो एक बहुत बड़ी संख्या है जो शायद वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, आप अपनी पढ़ाई को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाइए, लेकिन साथ साथ अपने स्वास्थ्य का और अपने चित्त की प्रसन्नता का ध्यान बहुत रखिए, क्योंकि सारी लड़ाई मन की है। कहा भी गया है, और अभी एक फिल्म आई है जिसमें भी इस बात को रेखांकित किया है, छावा में बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये सही है, आदमी मन से जीतता है या मन से हारता है, मन से सफल होता है या मन से असफल होता है। बहुत सारे सफल लोग होंगे जो बहुत दुखी और उदास होंगे, बहुत सारे तथाकथित रूप से असफल लोग होंगे जो ये मान के चलेंगे अगर उनका मन स्वस्थ है और अगर उन्होंने अपने चित्त को शांत रखा हुआ है तो उन्हें पता है कि अगला पड़ाव और उस पड़ाव के पार एक दूसरी सफलता मेरा इंतज़ार कर रही है। तो अगर ये मान के चलेंगे तो आपको जीवन में कोई भी दुख और निराशा के क्षण तो आएंगे, वो तो आएंगे ही क्योंकि वो जीवन है, लेकिन वो स्थायी रूप से आपके साथ नहीं रहेंगे। तो मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि आप अच्छे से तैयारी करें, अपना ख्याल रखते हुए तैयारी करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें, लेकिन इसकी चिंता मत करिए या इस बात को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए कि अगर मेरा ना हुआ तो क्या होगा, ना हुआ तो कुछ और होगा जो शायद इससे अच्छा। जी, इस पूरे इंटरव्यू में भी हम जब बात कर रहे थे तो स्पिरिचुअलिटी की बातें आ रही थी। तो सर, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है और कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए स्पिरिचुअलिटी? मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का ये अर्थ नहीं है कि सुबह से शाम तक हम किसी पूजा पद्धति और विधान से बंधे हुए हैं। स्पिरिचुअल मेरे लिए रिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअल उससे आगे की चीज़ है। अगर मैं अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे प्राणी या दूसरे जीव जंतु से या किसी निर्जीव वस्तु से भी जुड़ा हुआ महसूस कर सकता हूँ तो वो मेरे लिए आध्यात्म। अगर अपने भीतर उतरकर मैं विचार शून्य हो सकता हूँ या विचारों के आने जाने को दृष्टाभाव के साथ देख सकता हूँ तो वो मेरे लिए आध्यात्म है। अपने काम को बिना किसी आशा प्रत्याशा के या बिना सफलता के डर से अगर मैं अपना काम कर सकता हूँ तो वो मेरे लिए आध्यात्म है। डूअर और ऑब्जर्वर के बीच के अंतर को समझते हुए अगर मैं जीवन जी सकता हूँ तो वो मेरे लिए आध्यात्म है। तो आध्यात्म के कई अर्थ होते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ है। ईश्वर के भी कई स्वरूप हैं, कभी आकाश साकार होता है, कभी निराकार होता है। अब वो किस स्वरूप में आप उसके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं ये आपका निजी अनुभव। तो ऐसे व्यक्तिगत अनुभव कई बार ऐसे आपके होते हैं जब आपको लगता है कि किसी ऐसी शक्ति के साथ आप जुड़े हैं जो कहीं है, अदृश्य है, लेकिन फिर भी वो सबके अंदर है, वो हर वस्तु के, हर प्राणी के भीतर है। तो मेरे लिए तो आध्यात्म शायद यही है। और दैनिक जीवन में आध्यात्म आप धीरे धीरे अभ्यास से या अध्ययन से उसको उतार सकते हैं जीवन में। अगर आपको ये छोटी बातें समझ में आने लगें, अगर आपको इस पल में जीना आने लगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी लड़ाई या सारा जो संघर्ष है वो इसलिए है कि हम इस पल में नहीं। अब आपने पिछले प्रश्न में कहा कि 1 महीने बाद परीक्षा होने जा रही है और वो बड़े स्ट्रेस में है, तो परीक्षा तो उसी दिन होगी। जो कुछ होना है, अच्छा बुरा आपका कैसा होगा, वो उसी दिन निर्धारित होगा। लेकिन आप आज से ही उसकी चिंता में घुले जा रहे हैं। जैसा कि गालिब ने कहा, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो मुझे तो लगता है कि इस पल में जीना
शायद अध्यात्म का सबसे बड़ा टेस्ट। बहुत अच्छे से आपने ये समझाया आध्यात्म का मतलब। अब इस कॉन्वर्जेशन को हम एंड करेंगे कॉन्वर्जेशन का, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप जो भी एस्पिरेंट या जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, उनके लिए अगर आप कोई 4 पंक्ति कहना चाहें तो वो कैमरे में देख के करूँगी। हाँ, क्यों नहीं, एक कविता पढ़ देते हैं। जी बिल्कुल। कभी दौड़ते लगती है जब ठोकर गिर हम जाते हैं, कभी दौड़ते लगती है जब ठोकर गिर हम जाते हैं, कुछ ताने कसते हंसते हैं, कुछ धीमे से मुस्काते हैं। यह व्यंग्य समय का आंखों में तब चुपता है तब खलता है, तब कभी निराशा घिरती है और दुख मन में आ पलता है। हम दौड़े हैं इसलिए नहीं कि ताली की ध्वनि मीठी है, हम दौड़े हैं इसलिए नहीं कि ताली की ध्वनि मीठी है, हम दौड़े हैं बस अपनी धुन में जिससे सुरभित वीथी है। हम दौड़ेंगे तो गिरना उठना उठकर चलना होगा ही, हम दौड़ेंगे तो गिरना उठना उठकर चलना होगा ही, हम दौड़ेंगे तो थक कर रुकना रुक कर बढ़ना होगा ही। यूं कैसी भी हो डगर, यूं कैसी भी हो डगर, मगर हम चलते ही बस जाएंगे। इस दिल में आशा जगमग है जो उससे राह बनाएंगे। हम दौड़ेंगे तो आगे होकर बंधन भी कुछ तोड़ेंगे, हम दौड़ेंगे जब रमे हुए तब पथ को भी हम मोड़ेंगे। हम दौड़ेंगे पर नहीं हंसेंगे उस पर पीछे छूटा जो, हम दौड़ेंगे पर नहीं हंसेंगे उस पर पीछे छूटा जो, हम दौड़ेंगे पर नहीं रौंद कर सपना सच से टूटा जो। हम दौड़ेंगे बस लिए मशालें करने को उजियारा जग में, हम दौड़ेंगे बस लिए मशालें करने को उजियारा जग में। दौड़ेंगे हम ऐसे जैसे उत्सव होता हो रग रग में, दौड़ेंगे हम ऐसे जैसे उत्सव होता हो रग रग में। बहुत ही खूब लिखा है सर, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। हम यही आशा करते हैं कि आप आगे इसी तरह से लिखते रहें और हम आपका लेखन ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बड़ा मजा आया आपसे बात करने में। मुझे भी बहुत, मुझे तो बहुत सारे शब्दों के बारे में पता चला, मैं तो डेफिनेटली जाके पढ़ूंगी इस जगह। थैंक यू सो मच। अगली बार आप आएंगी तो डिक्शनरी भेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।